हाँ हम ऐसे तो करेंगे, समय देर से हम ऐबे किए हैं। रहमान गुड मॉर्निंग, आकाश भी हैं। आज डिस्कशन होगा भाई, होगा, हम आ गए हैं। एक एंटरटेनमेंट वाले भी हैं। क्लास शुरू हो रहा है। हाँ क्लास हम आ गए हैं, आने में ही थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए क्लास देर से शुरू हो रहा है। लाइव हो गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का 27वां सेट है। पिछले 27 दिनों से डिस्कशन चल रहा है। आज का जो पहला क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू से है। जुडिशियल रिव्यू को हम लोग पहले भी किए हैं 2 क्वेश्चन, जहां तक हमको याद है। आज भी है। विकास गुड मॉर्निंग, रजनी गुड मॉर्निंग। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? विधियों और कार्यपालक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रसंगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। यही 4 विकल्प है। कौन सा सही होगा? खुश रहिए संगम, अभिषेक खुश रहिए, बोलिए कौन सा उत्तर होगा? ये तो नहीं होगा, स्पष्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति देने के बाद ही होता है। जुडिशियल रिव्यू जो होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद होता है। अब जब राष्ट्रपति स्वीकृति दिए ही नहीं तो वो विधि हुआ कहाँ? तो विधेयक के रूप में ही रहेगा। नहीं तो ये तो नहीं होगा, ये स्पष्ट है। विधेयक पारित हो गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली, तब तक तो वो विधेयक ही है। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है तब अधिनियम होता है, कानून बनता है ना। और तो जो कानून बनेगा ही नहीं तो प्रोडिक्शन क्या करेंगे? अधिनियम का प्रोडिक्शन है ना, विधियों का प्रोडिक्शन है। विधेयक के प्रोडिक्शन का कोई प्रावधान संविधान नहीं करता है। तो 3 नंबर सी नंबर तो यूं ही गलत हो जाता है। अनुच्छेद ये जो 4 नंबर है, स्वयं के निर्णय का प्रोडिक्शन करना, अनुच्छेद 137 है ना, यही ना अनुच्छेद 137 है। और जुडिशियल रिव्यू इतना आसान नहीं है। न्यायालय अगर अपने स्वयं पहले के निर्णय का प्रोडिक्शन करता है, फिर विधायिका से उसका टकराव क्यों होगा? कार्यपालिका से टकराव क्यों होगा? खरसी वाले मामले में निजता को नहीं माना था, पुट्टा स्वामी में मान लिया। कहाँ कोई विवाद हुआ सरकार से चाहे विधायिका से, है ना। इतना सिंपल नहीं है जुडिशियल रिव्यू। अगर इतना सिंपल रहता ही तो विवाद का कारण ही नहीं बनता। विवाद का तो कारण तब बन जाता है जब कार्यपालिका या विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप होने लगता है। अपने निर्णय के प्रोडिक्शन का अधिकार है, ये जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू तो अनुच्छेद 13(2) से निकलता है। इसके लिए वाजिब जो अनुच्छेद है संविधान का वह 13(2) है, जो ये प्रावधान करता है कि राज्य द्वारा बनाए गए ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है, उल्लंघन की मात्रा तक अवैध मानी जाएगी। असल जुडिशियल रिव्यू तो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ थोड़े ही थोड़े है, इसलिए डी नहीं होगा। तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। अब विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार केवल विधानमंडल नहीं होगा। विधानमंडल के साथ साथ कार्यपालिका आदेशों की भी संवैधानिकता की जांच करता है ना। जैसे बिहार में एक बार पान गुटखा पर रोक लग गया था, पान मसाला और गुटखा पर रोक था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध कर दिया।
इसलिए कि पान मसाला संघ सूची का विषय है, राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है ना। या मंडल कमीशन की आयोग के अनुशंसा पर जो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वो प्रावधान तो कार्यपालिका का आदेश ही था। उस आदेश की संवैधानिकता की जांच इंदिरा सहनी वाद में हुआ और उसे वैध ठहराया गया कि यह संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। नहीं तो न केवल संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि की संवैधानिकता की जांच होती है, बल्कि कार्यपालिका आदेश की संवैधानिकता की जांच भी जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा होता है। यानी राज्य के स्तर पर, चाहे वो राज्य भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, या संसद या विधानमंडल हो, या दोनों सरकारों के द्वारा स्थापित संस्थाएं हों, इनके किसी भी निर्णय की संवैधानिकता की जांच करना ही जुडिशियल रिव्यू है। इसलिए ये उत्तर भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर ए होगा। विधियों और कार्यपालक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार डी नहीं है, ए है। रजनी आप सही हैं, ठीक है ना। ए वाला ही उत्तर होगा, ये तो ऐसे ही चलता हुआ है। 137 अपने, अब हाई कोर्ट को भी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है ना, लेकिन हाई कोर्ट को तो यह अधिकार नहीं है कि अपने निर्णय की प्रेडिक्शन कर दे। वो तो कैसे होगा, ये तो केवल सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह आसान क्वेश्चन है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया है सही। ये 44वें के द्वारा नहीं किया गया है, उल्टा लिखा गया है। 42वें के द्वारा पीएम के निर्वाचन को रिव्यू से बाहर किया गया था। रिव्यू से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44वें के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया। इसलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों के निर्वाचन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया गया था, है ना। 44वें द्वारा सबको निरस्त किया गया। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती देने का प्रावधान है, पुनरीक्षण का प्रावधान है। तो ये कथन गलत हो जाता है। भारत के 99 संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया है, यानी अवैध कर दिया है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ये जो 99 था, यही एनजेएसी था, और न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध किया है। 2-3 तर्क दिया गया था। एक ये कहा गया था कि जो एनजेएसी बना है, ये संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं है। दूसरा, इसमें यह कहा गया था कि एनजेएसी में भारत के विधि मंत्री का रहना न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका का हस्तक्षेप है। और तीसरा, न्यायालय ने यह भी कहा था कि स्क्रूटनी कमेटी में वो जो चयन समिति थी, उसमें 2 बाहरी व्यक्ति को रखना ये न्यायिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। इससे बाहरी लोगों का न्यायपालिका में हस्तक्षेप होगा। था ना, 2 व्यक्ति को रहना था वो एनजेएसी में। 3 तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, एक भारत के विधि मंत्री थे, और 2 विशिष्ट लोगों को रखना था। तो विशिष्ट लोग कौन होंगे? वकील होंगे। इससे न्यायालय की स्वतंत्रता प्रभावित होगी
अन्य लोगों का न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप बढ़ेगा। इस आधार पर तो कुल मिलाकर ये तीनों का आशय यही था कि इससे न्यायालय की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसलिए प्रकाश, ठीक है, तो ये सही है, ये अवैध हो चुका है, तो केवल 2 सही है। ठीक है। तीसरा, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्षेत्रीय परिषद 6 हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और उत्तर पूर्व सीमांत परिषद, यही 6 हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ क्षेत्र के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, 6 का। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की अध्यक्षता में बना था, उसी ने यह सुझाव दिया था कि पूरे देश को 5 हिस्सों में बांटकर 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाएं, जिससे क्षेत्रीय विषमता में कमी आएगी, है ना। तो इसका गठन इसी के आधार पर हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ। तो ये तो सही है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 6 है। कौन कौन है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और उत्तर पूर्व सीमांत परिषद। इसमें बिहार पूर्वी का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तथा अंडमान निकोबार उसमें शामिल होते हैं। तो यही 6 है। ये जो उत्तर पूर्वी सीमांत परिषद बना है, ये 1971 में बना है। शुरू में 5 ही था, तो ये भी सही है। अंतिम वाला जो छठा है 1971 में बना है। क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते ही नहीं है। इसका अध्यक्ष क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष, भारत का गृह मंत्री। पदेन ही होते हैं। इस बार यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं? तो यही सही उत्तर होगा। क्षेत्रीय परिषदों में राज्यों के साथ साथ संघ शासित क्षेत्र भी शामिल होते हैं, ये भी सही है ना। सभी हैं, जैसे जो उत्तरी है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय संघ क्षेत्र इसी में आते हैं। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 4 तो इसी में आते हैं। पश्चिमी में दमन दीव, दादर नगर हवेली आते हैं। उत्तरी में उत्तरी दक्षिणी हुई, दक्षिणी में पांडिचेरी और लक्षद्वीप आते हैं। केंद्रीय में कोई नहीं है ना। पूर्वी में अंडमान निकोबार आता है। उत्तर पूर्व सीमांत परिषद में भी कोई संघ क्षेत्र नहीं है। तो 8 के 8, उसमें से 4 अकेले उत्तरी परिषद में ही है, 2 दक्षिणी परिषद में है, 1 पश्चिमी में है, 1 पूर्वी में है। 8 किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। राज्य तो है ही, राज्य, इसमें राज्यों की संख्या सबसे अधिक दक्षिणी में 5 है, या फिर वो उत्तर पूर्वी में 8 है। सिक्किम भी उसी का हिस्सा है। 7 सिस्टर्स के बाद सिक्किम को भी उत्तर पूर्वी सीमांत परिषद में ही रखा गया है। ठीक है। चौथा, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ के शासकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग जारी रहेगा। राजभाषा से क्वेश्चन है, जारी रहेगा, यही किया भी गया है। मूल संविधान था, उसमें यह था कि ये रहा है कि भारत की राजभाषा हिंदी
और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा इसमें यह भी प्रावधान था कि अहिंदी भाषियों का विरोध तथा प्रशासनिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए पहले से अंग्रेजी भाषा में हो रहे कार्य अगले 15 वर्षों तक होते रहेंगे, जारी रहेंगे। यानी 1965 तक अंग्रेजी में प्रयोग करना था, काम होना था, लेकिन अंग्रेजी के बगैर शायद काम चलता नहीं। इसलिए 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ और उसमें यह कह दिया गया कि शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ये जारी रहेगा, कब तक रहेगा तय नहीं है, तो जारी अनिश्चित काल तक रहेगा। जारी रहेगा कह के छोड़ दिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा वही होगी जो संघ की भाषा है। ठीक है, ये अनुच्छेद 344 है, सॉरी 346 है। इसी में इस बात का प्रावधान किया गया है कि संघ राज्य तथा राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा वही होगी जो संघ की राजभाषा है। दो या दो से अधिक राज्य समझौते के द्वारा पत्राचार की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। यह संवैधानिक व्यवस्था है। तो पत्राचार की जो भाषा होगी वो या तो हिंदी होगी या अंग्रेजी रहेगी। किसी अन्य भाषा में पत्राचार संघ राज्य या राज्यों के बीच नहीं हो सकता है। अगर समझौता है तो दो राज्य या दो से अधिक राज्य आपस में हिंदी में पत्राचार कर सकते हैं, है ना, चिट्ठी पत्री का जो लेन देन होता है। किसी राज्य की राजभाषा वही होती है जो उस राज्य का विधानमंडल तय करता है। विधानमंडल को ही अधिकार है ना, अनुच्छेद 345 के तहत इसमें कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक या एक से अधिक भाषा को उस राज्य का राजभाषा का दर्जा दे सकता है। जैसे बिहार में हिंदी भी है और हिंदी के साथ साथ उर्दू भी द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रचलित है। तो ये बिहार विधानमंडल ने ही तय किया था। ठीक है। चौथा, यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि राज्य की जनसंख्या का एक हिस्सा अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाना चाहती है, तो राज्यपाल ऐसा करने का निर्देश राज्य को मुख्यमंत्री को दे सकता है। एक तो है कि राज्य का मुख्यमंत्री को निर्देश देने का अधिकार हमारे समझ से राज्यपाल महोदय को नहीं होता है ना। सूचना मांगते हैं, अपेक्षा व्यक्त करते हैं, आदेश कहाँ से देंगे, निर्देश कहाँ से देंगे। और ये जो व्यवस्था है ये राज्यपाल के लिए नहीं है। राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए राज्य मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री को कहे, है ना। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसलिए यह राज्यपाल न होकर राष्ट्रपति हो जाएगा, है ना। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को नहीं राज्य को निर्देश देगा। ये व्यवस्था अनुच्छेद 347 है। इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा को का दर्जा दिलाना चाहती है, तो राष्ट्रपति इसके लिए राज्य को निर्देश दे सकता है। और राष्ट्रपति का निर्देश तो राज्यपाल के पास ही आएगा, मुख्यमंत्री के पास तो आएगा नहीं, है ना। तो यही कथन गलत हो जाता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार है, राज्यपाल को अधिकार नहीं होता इस तरह का, है ना। कहीं कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को है कि वो राज्य को निर्देश दे सकते हैं कि फला भाषा को आप राजभाषा का दर्जा दीजिए, क्योंकि राजभाषा राज्य के लिए राजभाषा का दर्जा देने का अधिकार राज्य के पास है। इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ना तो केंद्रीय सरकार का और न ही केंद्र की संसद का। तो यही कथन गलत है। पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं। आप लोगों के पास कोई उत्तर है?
इसका उत्तर तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। बताइए भाई कोई आदमी। है कोई? कोई उत्तर? एकदम आसान सा दिख रहा है। इसके वेतन भत्ता एवं पेंशन से संबंधित प्रस्ताव पर संसद को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ये तो सही है, क्योंकि भारित व्यय है। भारित व्यय, और भारित व्यय का मतलब ही यही होता है कि इस प्रकार के व्यय पर संसद को मतदान करने का अधिकार, उसका वही मीनिंग ही होता है। अगर कहीं भी लिखा गया है कि भारित व्यय है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता पेंशन भारित व्यय है, मतदान नहीं होगा, है ना। जैसे न्यायालय के किसी निर्णय को लागू करने के लिए धन मांगा गया, भारित व्यय है, मतदान नहीं होगा। तो जितने जगह संविधान में भारत 8 व्यय है ना, 7 व्यय तो हैं। राष्ट्रपति का है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, ऋण की वापसी, सीएजी का वेतन भत्ता और पेंशन, तथा न्यायालय के निर्णय को लागू करने पर होने वाला व्यय। ये 7 व्यय हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, और इस पर संसद को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये भारित व्यय है, पढ़ते होंगे किताबों में। भारित व्यय, भारित व्यय का मतलब ही होता है संसद को मतदान न करने का अधिकार, उसी को भारित व्यय कहते ही हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है ना। इसलिए इंटरटेनमेंट क्लासेज, इंटरटेनमेंट ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, आंसर बदलते क्यों हैं, ठीक है। अब वो कट गया तो दूसरे पर चले आए। इसके बाद न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। ये भी सही है, केवल राष्ट्रपति यहाँ नहीं होते हैं, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाएगी। नहीं, ये प्रावधान 2 पदों के लिए है, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए, दूसरा सीएजी के लिए। दोनों में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जबकि उपराष्ट्रपति में केवल राष्ट्रपति का ही नाम है, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष का तो होता नहीं है, राज्यसभा के सभापति का होता नहीं है, और निर्वाचन आयुक्त का भी शपथ ग्रहण नहीं होता है, महान्यायवादी का शपथ ग्रहण नहीं होता है ना। तीसरा, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। सही है जी। हर न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया एक ही है, चाहे वो मुख्य हो, चाहे वो अन्य हो, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, सबके हटाने की प्रक्रिया एक ही है, संसद द्वारा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से संसद हटाएगी, चाहे मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो, चाहे अन्य न्यायाधीशों को हटाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो। सीएजी भी इसी तरीके से हटते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी इसी तरीके से हटते हैं। कारण भी सबके लिए वही है, साबित कदाचार या कार्य करने में असमर्थता। प्रक्रिया भी वही है। लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा तो उसके कम से कम 100, राज्यसभा में लाया जाएगा तो उसके कम से कम 50 सदस्यों का लिखित समर्थन आवश्यक होगा। प्रस्ताव लाने की सूचना कम से कम 14 दिन पहले संबंधित सदन को देना आवश्यक होगा।
तो कारण भी वही होगा, शर्त भी वही होगा, बहुमत भी वही होगा, जांच भी वैसे ही होगा, जैसे मुख का होगा वैसे अन्न का होगा। सारी प्रक्रिया हूबहू एक है, इसलिए यही कथन गलत हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात न तो लाभ का पद स्वीकार कर सकता है, न किसी न्यायालय में वकालत कर सकता है। ये तो सही है। अब राज्यसभा की सदस्यता लाभ का पद नहीं है ना, तो रंजन गोगोई बन गए। राज्यपाल का पद, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है, बन गए। राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, तो हिदायतुल्लाह खां बने। तो जो लाभ के पद पर नहीं है वहीं नियुक्त होते हैं। हालांकि वित्तीय लाभ तो मिलता ही रहता है, लेकिन लाभ के पद में डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए वहां नियुक्त होंगे। तो ये भी सही है, तो तीनों सही हो जाता है। तो गलत ये हो जाता है। मुख्य और अन्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संविधान में अलग अलग नहीं की गई है, सबकी प्रक्रिया एक ही रखी गई है। ठीक है, बातें पहुंच रही हैं। अब एक बार और देख लेते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण, विधियों एवं कार्यपालिका आदेशों का न्यायालय द्वारा सत्यापन करना कि यह संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर है तो लागू रहेगा, नहीं है तो अवैध होगा, और उतना ही खंड अवैध होगा जितना संविधान का अतिक्रमण करता है। पूरी विधि अवैध नहीं की जाती है। अगर पूरी की पूरी विधि ही संविधान का अतिक्रमण करता है, सब अवैध होगा। लेकिन कहा गया है कि उल्लंघन की मात्रा तक ही अवैध होना है। तो जो नहीं उल्लंघन कर रहा है जारी रहेगा, बना रहेगा, है ना। राष्ट्रपति अपना निर्णय दे देते हैं तभी रिव्यू होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्णय देने से पहले वो वाकई में विधि होता ही नहीं है, विधेयक ही रहता है। स्वीकृति के बाद ही उसमें अधिनियम शब्द का प्रयोग होता है। विधायी अधिनियमों, तो विधानमंडल केवल नहीं होगा, कार्यपालिका आदेश भी होगा। और अनुच्छेद 137 जुडिशियल रिव्यू नहीं है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर फिर से विचार करता है। ठीक है। दूसरा, 44वें संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान हुआ था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। ये प्रावधान 42वें का था। 44वें के द्वारा 42वें द्वारा किए गए इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। तो पहला तो गलत हो जाता है। और संविधान संशोधन 99, जिसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, 6 सदस्यीय था ये, उसे न्यायालय ने इस आधार पर अवैध कर दिया कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बी वाला सही है, 2 वाला, इसलिए उत्तर यही हो जाएगा। तीसरा, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है, इसलिए राज्यों के मुख्यमंत्री को पदेन अध्यक्ष होने का प्रश्न नहीं उठता है। अल्फाबेटिकल तौर पर इसमें भाषण देने की सुविधा रहती है। एक बार कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन चल रही थी बैठक, तो वेस्ट बंगाल के आधार पर ममता बनर्जी को सबसे अंत में बोलने के लिए बुलाया गया। सबका भाषण सुनना पड़ा, तब अंत में भाषण देने का मौका मिला। ममता बनर्जी इतना गुस्सा में आ गई कि उन्होंने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके राज्य का नाम बदलवाने का ही संसद से आग्रह कर दिया था। तो रोटेशन के आधार पर अल्फाबेटिकली भाषण देना रहता है। अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, मोटा भाई जो भी हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत सरकार के कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को निरंतर जारी रखने का प्रावधान किया गया है। सीधे कहा गया है कि शासकीय प्रयोजन में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। समय सीमा तय नहीं है, इसलिए अनिश्चित काल आप कह सकते हैं। संघ और राज्य के बीच पत्राचार की भाषा वही होती है जो संघ की भाषा है, और ये प्रावधान अनुच्छेद 346 में है, 346 में है, बार बार गलती हो रही है। 344 में राजभाषा आयोग और राजभाषा पर संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव है। इस समिति में 30 सदस्य होंगे, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं।
है ना। अभी तक एक ही राजभाषा आयोग बना है 1955 में, बीजी खेर की अध्यक्षता में। उसी आयोग ने जो सुझाव दिया था उसके आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 पारित भी किया गया है ना। बीजी खेर, पूरा नाम क्या होगा, बाल गोविंद या कुछ होगा ना, लेकिन बीजी खेर ही है। राज्य की राजभाषा वही होती है जो राज्य खुद तय करते हैं और राज्य का विधानमंडल को यह तय करने का अधिकार है। इसमें संघ का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हस्तक्षेप तब होता है जब राष्ट्रपति को यह लगे कि किसी राज्य में लोगों के एक समूह द्वारा बोली जानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य को निर्देश दे सकते हैं। यह अनुच्छेद 347 की व्यवस्था है। और अंतिम, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता और पेंशन संसद द्वारा मतदान न करने वाले व्यय में शामिल होता है, जिसे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कहते हैं। न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है, यह भी कथन सही है। सभी न्यायाधीशों को पद से हटाने का एक ही प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं की गई है ना। इसलिए ये जो सी विकल्प है आपको साधारण बहुमत गलत है। हर न्यायाधीश को संसद के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही पद से हटाया जा सकता है। अभी तक ये प्रक्रिया केवल एक बार संसद में चली है, न्यायाधीश बी रामास्वामी के खिलाफ, है ना। उन पर भ्रष्टाचार का मामला था जो साबित भी हुआ था, लेकिन प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया और लोकसभा में ही गिर गया, इसलिए वी रामास्वामी हट नहीं सके थे। हालांकि जबरदस्ती किसी प्रकार ढकेल वगैरह के उनसे इस्तीफा लिया गया था। और सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहीं न तो वकालत करेगा न लाभ का पद स्वीकार करेगा। हालांकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद दूसरे हाई कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। जैसे पटना हाई कोर्ट के एक वकील थे, जज थे नागेंद्र राय, लगता है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं वो, तो वहाँ जा सकते हैं, अन्य हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। यही 5 क्वेश्चन था। आज बृहस्पति है, थर्सडे, कल फ्राइडे है, कल तक पॉलिटी रहेगा। मंडे से कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन भी आपके डिस्कशन में शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही है। कल फिर मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ। तब कल हम लोगों का 28वां सेट हो जाएगा। आज 27 पूरा हो गया। मंडे से थोड़ा सा नया लुक बन जाएगा जब इकोनॉमी शामिल होगा तो, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।